गन कल्चर पर नमस्कार। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। गन कल्चर यह शब्द जब जहन में आता है तो सबसे पहले जिस देश का ख्याल आता है वो देश है अमेरिका। अमेरिका के आंकड़े भी कुछ इसी तरह की कहानी कहते हुए नजर आते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका में जितने लोग रहते हैं उससे ज्यादा वहां पर बंदूकें हैं। अब ऐसे में गन कल्चर को बढ़ावा क्यों मिल रहा है और आज हम गन कल्चर की बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताना बेहद जरूरी है। दरअसल मैक्सिको और थाईलैंड में गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं। मास शूटिंग में कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। थाईलैंड में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मैक्सिको में भी 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें मेयर भी शामिल हैं, पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। आखिर क्या गन पास रखना एक फैशन बन गया है? मैक्सिको या फिर थाईलैंड का जब जिक्र होता है तो फिर इन देशों के अगर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर गन कल्चर उतना हावी देखने को नहीं मिलता है, यानी कि लोगों के पास बंदूकें आंकड़ों में नजर नहीं आती हैं। खासतौर पर अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसके पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं, यानी कि जितने आंकड़ों में बंदूकें हैं उससे ज्यादा अवैध बंदूकें थाईलैंड की मुसीबत बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि संघर्षरत पड़ोसी देशों से अवैध हथियारों की सप्लाई बड़ी टेंशन थाईलैंड सरकार की बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब थाईलैंड ऐसे में करे तो क्या करे? क्या इस तरह की घटनाएं थाईलैंड में आम हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाईलैंड में अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। हालांकि अवैध हथियारों की सप्लाई एक बड़ी टेंशन वहां पर जरूर है, लेकिन अगर दिन दहाड़े गोलीबारी होगी, 30 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। दो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं थाईलैंड और मैक्सिको की। उन दो तस्वीरों पर आप नजर डालिए, देखिए कि लोगों के मन में कितना डर नजर आ रहा है, लोग कैसे दहशत में नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर थाईलैंड की है जहां 30 से ज्यादा लोगों की मास शूटिंग में मौत हुई है। दूसरी तस्वीर मैक्सिको की है जहां 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें मेयर भी शामिल हैं। और ये दो तस्वीरें गन कल्चर पर ब्रेक की मांग कर रही हैं कि इस तरह से गोलीबारी ना हो, आम हाथों में बंदूकें आसानी से ना पहुंचे, इसके लिए सरकार को कोशिशें करनी चाहिए। एक एक करके आपको दोनों तस्वीरों के बारे में बताएंगे, पूरी घटनाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप थाईलैंड की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से वारदात के दौरान भगदड़ मची हुई नजर आ रही है। फुल स्क्रीन में चाहूंगा कि थाईलैंड की तस्वीरों को दिखाया जाए। ये देखिए थाईलैंड की तस्वीरों को, किस तरह से सुरक्षाकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, जान माल का ज्यादा नुकसान ना हो। लोगों को अगर कोई घायल है तो उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए जद्दोजहद होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल पूरी तरह से नजर आ रहा है। और यह घटना अपने आप में सवाल पूछ रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात दिन दहाड़े कैसे हो गई, क्योंकि यह घटना अपने आप में कई सवाल अपने पीछे छोड़ जा रही है। आपको बता दें कि एक चाइल्ड सेंटर में मास शूटिंग थाईलैंड में हुई है। मरने वालों में बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं। 30 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो गई है और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब वहां पर फायरिंग हुई थी। देखिए किस तरह से वहां पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं, हड़बड़ाहट लोगों के मन में है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यहां पर क्या हुआ है। अगर थाईलैंड की स्थानीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक खबर को देखें तो इस वारदात को अंजाम देने वाला एक पूर्व पुलिस अधिकारी है और उसने खुद को भी गोली मार ली है। जो ज्यादा ताजा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक पूर्व पुलिस अधिकारी ने इस वारदात को अंजाम दिया है और इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली है। जैसे ही इस वारदात की खबर लगी, आपको नजर आ रहा होगा मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंच गए थे। तो थाईलैंड के नोंग बुआ लाम्फू प्रांत के एक चाइल्ड सेंटर में मास शूटिंग का यह मामला सामने आया है, जिसमें बच्चों समेत 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मारे गए लोगों में बच्चे और वयस्क दोनों शामिल थे।
जानकारी ये मिल रही है कि जिस पूर्व पुलिस अधिकारी ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसे कुछ वक्त पहले ही नौकरी से निकाला गया था। डिप्टी नेशनल पुलिस चीफ जनरल तोरसाक विमोल के मुताबिक चाइल्ड सेंटर में हुए हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 22 बच्चे शामिल हैं। वहीं अल जजीरा के मुताबिक इमरजेंसी सेवाओं को करीब 12:30 बजे अलर्ट कर दिया गया। स्थानीय मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आरोपी शख्स ने अपने बच्चे और पत्नी को भी गोली मार दी। अब उसके मन में क्या चल रहा था? अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था तो उसके पास हथियार कहां से आया? क्या कानूनन उसके पास वो हथियार था या फिर अवैध तरीके से उसके पास वो हथियार पहुंचा था? ये वो सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं थाईलैंड प्रशासन को ढूंढना होगा और अवैध हथियारों की खेप जिस तरह से थाईलैंड में पहुंच रही है उस पर ब्रेक जरूर लगाना होगा, क्योंकि थाईलैंड में आमतौर पर इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर इक्का दुक्का मामले भी सामने आ रहे हैं तो ये मामले कहीं ना कहीं सबक लेने वाले हैं। और भले ही मामले सामने ना आ रहे हों ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद अवैध हथियारों की सप्लाई थाईलैंड के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है और उस पर काम करने की जरूरत है। बताया यह जा रहा है कि हमलावर बैंकॉक लाइसेंस की नंबर प्लेट की सफेद पिकअप में भाग गया था और उसके बाद पुलिस ने उसकी तस्वीर भी जारी की थी, उसकी खोज पड़ताल भी शुरू की थी। लेकिन अब जानकारी यह मिल रही है कि उसने जो है खुद को भी गोली से उड़ा दिया है। पुलिस की माने तो मारे गए लोगों में बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं। और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इस वारदात के पीछे जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। उन सवालों का जवाब जब तक नहीं मिल जाता है तब तक कहीं ना कहीं मामले की वो कहते हैं ना कि जांच होगी, जांच के बाद पूरी तरह से संतुष्टि तब तक नहीं हो पाएगी जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। थाईलैंड में अवैध हथियारों के कारोबार पर ब्रेक नहीं लग पाएगा। तस्वीर आपको मैक्सिको की भी अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी और मैक्सिको की तस्वीर में भी आप सरेआम गोलीबारी का वीडियो आपको नजर आ रहा होगा। किस तरह से दिन दहाड़े सरेआम गोलीबारी की जा रही है और ना कानून का डर है, ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, बस दिन दहाड़े अवैध गोलीबारी की जा रही है। मैक्सिको अमेरिका से सटा हुआ और इस घटना के बाद सवाल ये उठ रहा है कि जो अमेरिका में गन कल्चर है, जिस तरह से हावी देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा मौतें अगर गन से कहीं होती हैं तो वो अमेरिका में होती हैं, तो क्या ऐसे ही मामले पड़ोसी देशों से भी अब सामने आएंगे? ये मैक्सिको की घटना अपने आप में कई सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को आप एक बार देख लीजिए। देखिए किस तरह से हमलावर बेखौफ होकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में यह फायरिंग की बड़ी घटना हुई है। बंदूकधारी लोगों ने खुलेआम लोगों पर फायरिंग कर दी। मेयर और उनके पिता समेत 18 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 10 से ज्यादा लोगों की इस घटना में मौत हुई है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जरूर छापेमारी शुरू कर दी है, तलाशी भी ली जा रही है, उनको पकड़ भी लिया जाएगा। लेकिन इतना बेखौफ कोई हमलावर कैसे हो सकता है, इतनी दरिंदगी कैसे उसके अंदर आ सकती है? इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं तलाशने होंगे, इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं ढूंढने होंगे। मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की दोपहर को अचानक बंदूकधारी गुरेरो राज्य में सैन मिगुएल तोतोलापन के सिटी हॉल में पहुंचे थे और लोगों पर उन्होंने अचानक से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। गोलीबारी में मारे गए लोगों में मेयर कॉनराडो मेंडोजा और उनके पिता और पूर्व मेयर जुआन मेंडोजा के साथ ही 7 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। एहतियात बरतते हुए पुलिस ने हमले के बाद पूरे शहर की नाकेबंदी कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश भी की। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और पुलिस इसे रणनीति बनाकर किया गया अपराध मान रही है, यानी कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस ये मान रही है। घटना के बाद की कुछ तस्वीरें भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों में आपको दीवारों पर गोलियों के निशान जरूर नजर आ रहे होंगे और जो दीवारों पर गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं उन निशानों में ये देखिए, उस तस्वीर में आप देखिए कि कितनी बेरहमी से फायरिंग यहां पर हुई है। वो तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही है। हॉल की खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए उस तस्वीर में नजर आ रहे थे। अब अमेरिका में तो इस तरह की वारदातें लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन थाईलैंड में क्या बड़ी वजह है, ग्राफिक्स के जरिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अवैध हथियार बड़ी परेशानी, जो मैं लगातार कह भी रहा था। बंदूकों के आंकड़ों में अवैध हथियारों की बड़ी संख्या यहां पर शामिल नहीं है।
संघर्षरत पड़ोसी देशों से बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों की सप्लाई थाईलैंड में होती है। इसके अलावा गोलीबारी की घटनाएं बेहद कम यहां पर होती हैं, लेकिन 2020 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। अमेरिका की अगर आप बात करेंगे तो फिंगर टिप्स पर आपको मामले याद होंगे, लेकिन यहां पर आम ये बात नहीं है, अक्सर इस तरह के मामले सामने नहीं आते हैं। 2020 में जो मामला सामने आया था उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। प्रॉपर्टी डील से नाराज सैनिक ने 4 इलाकों में उस दौरान गोलियां बरसाई थी, 4 इलाकों में फायरिंग की थी और उस गोलीबारी में 29 लोगों की हत्या हुई थी, 57 लोग घायल हुए थे। 29 लोगों को गोलियों से इस सैनिक ने भून दिया था। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, और अब आज की घटना को आप देख लीजिए, आज जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जो जानकारी जिस तरह से मिल रही है कि अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को भी गोली मार दी, पूर्व सैनिक था, नौकरी से निकाला गया था, किन वजहों से नौकरी से निकाला गया था वो कहीं ना कहीं प्रशासन के बाद जानकारी होगी। लेकिन सनक में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, अब जैसे जैसे धीरे धीरे केस खुलेगा तो इस पूरे मामले का खुलासा होते हुए भी नजर आएगा। यह पता चलेगा कि आखिर उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया था, इसके पीछे की वजह क्या थी, और अगर मानसिक रूप से वो ठीक नहीं था तो उसके पास हथियार क्या कर रहा था, यह भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का जिक्र अक्सर देखने को मिलता है, अमेरिका का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है कि अमेरिका में मास शूटिंग के मामले सामने आते हैं। तो अमेरिका का जिक्र जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जो कुछ भी मैक्सिको में हुआ, जो कुछ भी थाईलैंड में हुआ, उसके बाद सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि आखिर लोगों के पास बंदूकें पहुंची तो पहुंची कैसे। ये पूर्व सैनिक जरूर बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से नौकरी से निकाला गया था उसके बाद सवाल कई जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब भी मास शूटिंग की बात आती है, स्ट्रीट शूटिंग की बात आती है, तो सबसे पहले जहन में नाम अमेरिका का ही आता है। और अमेरिका का नाम आए भी क्यों ना, आपको एक के बाद एक कई मामले तो याद होंगे। फ्रीडम डे परेड के दौरान किस तरह से फायरिंग हुई थी, एक लड़के ने किस तरह से स्कूल में फायरिंग कर दी थी, हाउस पार्टी के दौरान किस तरह से फायरिंग हुई थी। इसी साल में इतने ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं कि वो घटनाएं कहीं ना कहीं बाइडेन प्रशासन की चुनौती बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि अमेरिका में गन कल्चर पर ब्रेक क्यों नहीं लगता है। यहां पर अमेरिका की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस तरह के मामले अमेरिका से ही सामने आते हैं। कहते हैं कि जब चुनाव भी होते हैं तो चुनाव के दौरान गन समर्थकों की जो लॉबी है वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से इसको लेकर के जो लॉ है उसमें बदलाव नहीं हो पाता है। अब अमेरिका में गन लॉ को भी आपको समझना बेहद जरूरी है। आप 18 साल के हैं, आप आराम से बंदूक खरीद सकते हैं, और एक यही वजह है कि अमेरिका में लोगों से ज्यादा बंदूकें इस वक्त मौजूद हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े पूरी कहानी कह रहे हैं, और आंकड़े में और क्या कुछ है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले आंकड़े आपको दिखाएं। अमेरिका में मास शूटिंग की बड़ी वारदातों पर भी नजर डाल लेते हैं। 18 जुलाई को इंडियाना में ग्रीनवुड पार्क मॉल में फायरिंग होती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। ये उसी साल के मामले हैं। 11 जुलाई को कैलिफोर्निया में हाउस पार्टी के दौरान फायरिंग होती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। और एक के बाद एक हम बड़ी वारदातें आपको अमेरिका की भी दिखा रहे हैं। 5 जुलाई को इंडियाना में फिर से बे इंडियाना के गैरी इलाके में फायरिंग होती है, 3 लोगों की यहां पर भी मौत हो जाती है। 4 जुलाई को शिकागो में इलिनॉय के हाईलैंड पार्क में फ्रीडम डे परेड के दौरान फायरिंग होती है और 6 की मौत हो जाती है। इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया था कि फ्रीडम डे परेड में किस तरह से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। 1 जून को ओक्लाहोमा में फायरिंग की घटना सामने आती है। 15 मई को टेक्सास में 18 साल के लड़के ने स्कूल में गोलियां बरसाई थी, 19 छात्र समेत 23 की मौत हो गई थी। 18 जुलाई को इंडियाना में, जो हमने पहले आपको बताया, कुछ और आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर किस देश के पास कितनी बंदूकें हैं। जो आंकड़े में आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा था उस पर भी नजरें डालना बेहद जरूरी है। प्रति 100 लोगों में कितनी बंदूकें हैं, इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं। अमेरिका प्रति 100 लोगों पर 120.5 बंदूकें, यमन 52.8 बंदूकें प्रति 100 लोगों पर, सर्बिया 39.1 लोगों पर
बंदूकें, यानी कि उसके बाद मोंटेगरो में अगर बात करें तो 39.1 बंदूक प्रति 100 लोगों पर है। उरुग्वे में 34.7 और कनाडा में यह आंकड़ा 34.7 का ही है। साइप्रस का नाम भी इस लिस्ट में आता है, 34 बंदूकें प्रति 100 लोगों पर। फिनलैंड का नाम इस लिस्ट में 32.4 और लेबनान का नाम 31.9। यानी अगर आप और देशों की तुलना करेंगे, भारत जैसे देशों की तुलना करेंगे, तो भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस तरह के जब आंकड़े सामने आते हैं तो वो नंबर्स सामने नहीं आ पाते हैं, यानी कि कम संख्या में वो नंबर्स रहते हैं। दशमलव के करीब वो कैटेगरी में आएंगे या फिर 2% 3% के करीब होगा। लेकिन भारत को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गन कल्चर जो है, बंदूक रखना अपनी सुरक्षा के लिए रखने से ज्यादा अब फैशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आप अक्सर वायरल वीडियोस भी देखते होंगे, अलग अलग जगहों से वायरल वीडियोस आते हैं जब हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग के मामले सामने आते हैं। मैं चाहूंगा कि वो उस ग्राफिक्स को आप जरूर दिखाइए कि किस देश में कितनी बंदूकें हैं। जो हमने अभी दिखाया था, ये आंकड़े आपके सामने हैं। इस लिस्ट में आपको भारत का नाम नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत में भी शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग के मामले सामने आते हैं। और बात बात पर बंदूक निकालना अमेरिका में तो कल्चर सा बन चुका है, लेकिन भारत में भी जिस तरह से हर्ष फायरिंग की वारदातें सामने आ रही हैं, स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस हो, फेसबुक में कोई पोस्ट करना हो, उसमें बंदूक के साथ पोस्ट करना। हालांकि अब कानून जरूर सख्त हुआ है, कानून में जरूर देखने को मिलता है कि अगर कोई इस तरह की घटनाएं या वीडियो वायरल होते हैं तो पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आती है। लेकिन क्या गन दिखाना फैशन बन गया है और एक ताकत का साधन बन गया है? अगर हमारे पास बंदूक है तो हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, ये भ्रांति जब तक मन से नहीं निकलेगी तब तक कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका जैसे देश इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आते हैं। कुछ और आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं, गन से मौतों के आंकड़े दिखा देते हैं। 2019 के ये आंकड़े हैं। वो आंकड़े हम किसी वजह से आपको दिखा नहीं पाए। अमेरिका में सबसे ज्यादा आपको बता दें कि मौतें गन से होती हैं, यानी कि 2019 के आंकड़े जिनका मैं स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा पाया। अमेरिका में सबसे ज्यादा 79% मौतें बंदूक से होती हैं। ऐसे ही इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नाम भी शामिल है, कनाडा और ब्रिटेन का नाम भी शामिल है, जहां पर उसके बाद कनाडा का नंबर आता है। 37% मौतें जो हैं वो गन की वजह से होती हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन का भी नंबर आता है, जहां पर 13 और 4% मामले इस तरह के सामने आते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये घटनाएं अपने आप में कई सवालों को जरूर छोड़ जाती हैं। और जिस तरह की घटनाएं मैक्सिको और थाईलैंड से आज सामने आ रही हैं, वो घटनाएं भी सवाल कई पूछ रही हैं। सवाल सिस्टम से पूछा जा रहा है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर गन कल्चर पर ब्रेक कब लगेगा। सवाल बड़ा है, सवाल गंभीर है और इस सवाल का जवाब तलाशना बेहद जरूरी है, क्योंकि गन कल्चर सिर्फ थाईलैंड या मैक्सिको में आज घटनाएं हो गई हैं तो वहां पर यही परेशानी नहीं है। वहां पर इतनी बड़ी ये परेशानी हालांकि है भी नहीं। दूसरे देशों की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर ज्यादा परेशानी है। अमेरिका सबसे ज्यादा पीड़ित है, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर्वशक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका आखिर गन कल्चर पर ब्रेक क्यों नहीं लगा पा रहा है, अपनी अंदरूनी परेशानी को क्यों दूर नहीं कर पा रहा है। यह सवाल कहीं ना कहीं अमेरिका को इसका जवाब तलाशना होगा। भारत को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। गन कल्चर के मामले आपको याद होगा, हाल ही में बेगूसराय में जो हुआ था, जिस तरह से दिन दहाड़े शूटिंग हुई थी और एक के बाद एक लोगों पर गोलियां बरसाते हुए बाइक सवार फरार होते हुए नजर आए थे। तो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, और उस दौरान भी आपको याद होगा पुलिस की जांच में क्या निकला था कि जो जितनी ज्यादा गोलियां बरसाएगा वो उतना ज्यादा ताकतवर। यानी कि एक कहावत है कि यहां के हम सिकंदर हैं, यहां के हम ही डॉन हैं, यहां के हम ही राजा हैं। ये कहीं ना कहीं इस धारणा को बदलना होगा और गुंडागिर्दी पर ब्रेक लगाने का काम सबसे पहले प्रशासन का होता है। उम्मीद करेंगे कि भारत, थाईलैंड
और मैक्सिको में जो घटनाएं हुई हैं उनसे भारत भी सबक लेगा और भारत में किस तरह से अंकुश लगाना है इस दिशा में कदम भी उठाए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि थाईलैंड और मैक्सिको आज की घटना से कितना सीखते हैं और साथ ही साथ अमेरिका क्या लॉ में बदलाव कर पाता है या फिर नहीं। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।